कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जी 272 के जादुई आंकड़े को क्रॉस कर आराम से पार जाएगी। कर लेगी। भाजपा की सरकार इस देश में पुनः बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या कोई और रहेगा, तो शक है कभी भी? अब देखना ये है कि महासमुंद में साहू समाज जी क्या ताम्रध्वज साहू के पक्ष में एकजुट हुआ है। ताम्रध्वज साहू जी की नाराजगी को लेकर के समाज में बड़ी बड़ी बात हुई बीरनपुर कांड के बाद। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है कि भैया आप दूसरी पार्टी से आए लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दे रहे हैं, हमारे लिए कम से कम 33% आरक्षण तो दे दीजिए। जी अच्छा, अगर कांग्रेस ही ये चीज़ बोल रहे कि एक सीट हमारी फिक्स है तो वो एक सीट कांग्रेस बता नहीं, वो देखो कांग्रेसियों का भाव आप समझिएगा जी। आप राजनांदगांव में जब भूपेश बघेल के समर्थकों से बात करेंगे वो तो दाऊ जी से बोलोगे कि आप एग्जिट पोल में तो 10 एक दिखा रहा है तो एक नांदगांव भी आओ। अच्छा, वही चीज़ कांकेर में बोल रहे हैं। वही चीज़ जांजगीर में बोल रहे हैं, वही चीज़ कोरबा में बोल रहे हैं। तो विजय बघेल का राजनीतिक कद बहुत ऊंचा हो चुका है यशवंत जी, और उनको दोबारा मैदान में उतारा गया है तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के उतारा है। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि मैं आपको टोकता हूँ, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, साजा बेमेतरा जैसी विधानसभा में राजेंद्र साहू ने अच्छा काम किया है जी, और उसका नतीजा भी आपको उसमें दिखेगा। बिल्कुल। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिस तारीख और जिस दिन का इंतजार था वो दिन और तारीख आ गई है। लोग इंतजार कर रहे थे नतीजों से पहले एग्जिट पोल का। वो एग्जिट पोल भी आप सबके सामने आ चुका है। आपने नेशनल मीडिया में तमाम बड़े चैनलों में देखा होगा कि देश का हाल क्या है। लोगों ने हमसे सवाल किया था, भैया देश का हाल तो बड़े मीडिया वाले, बड़े संस्थान, बड़े चैनल वाले बता ही देंगे, आप हमारे छत्तीसगढ़ का हाल बताओ। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कहाँ कितना टक्कर है। क्या कांग्रेस इस बार ज़्यादा सीटें जीत पाएगी या फिर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी? बड़ा सवाल तो एक और है कि 400 पार का नारा इस बार नारा नहीं, रिजल्ट पे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो उस सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं भिलाई में, और लगातार आपको एग्जिट आकलन, एग्जिट पोल भी बताए थे। आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव में हमने जो बताया था, आलोक तिवारी जी ने जो बताया था, वो लगभग 99 के आसपास परसेंटेज जो है एक्यूरेसी वो सही था। एक आध सीट में ऊपर नीचे हुआ था, ये बात हम स्वीकारते हैं, लेकिन 99% जो आकलन था वो सब बातें सच थी। तो हमें लगता है कि हमने जो रिपोर्टिंग की थी ग्राउंड पर जाके, अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोगों से बातचीत करके, माहौल जान के, उन तमाम चीज़ों को जानने के बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दुल्हे साहब हमारे स्पॉन्सर्ड है सहेली ज्वेलर्स, केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से लगातार आप तक ये रिपोर्टिंग करते आए थे। तो आलोक जी, शुरुआत करते हैं। सबसे आखिरी में अपन आएंगे अलग अलग सीटों पे, लेकिन सीट वार हम बताना चाहेंगे कि कहाँ क्या माहौल है। ठीक है यशवंत, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ये आपको बता दूं कि देश का चुनाव जब शुरू हुआ था, लोकसभा के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार के नारे के साथ चुनाव में जी मैदान में उतरे। पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था। नीतीश कुमार अलग हुए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, ममता दीदी साथ छोड़ी, ईडी सीबीआई सबका जो है पूरे देश में था। तो इन परिस्थितियों में लगने लगा था कि 400 पार का नारा सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि आज चुनाव होगा, कल मशीन खुलेगी और मोदी जी जाके सीधे 400 पार के साथ शपथ ग्रहण ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, अपने यहाँ 7 चरणों में देश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ उसमें 3 चरणों में निपटा। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, पूरा मूड ऑफ नेशन जो है चेंज नज़र आने लगा। मैं एग्जिट पोल के आंकड़े तो देखा नहीं हूँ अभी टीवी में,
और एग्जिट पोल के पे मैं शंका नहीं करता, क्योंकि उसके पास पर्याप्त आधार हैं बोलने के, सैंपल्स हैं, जी, उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग है, डाटास हैं, तो वो एग्जिट पोल जो बड़े चैनल दिखा रहे हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन देश के जो बड़े विश्लेषक हैं, चाहे वो प्रशांत कुमार जी हों, चाहे योगेंद्र यादव जी हों, चाहे प्रसून वाजपेयी जी हों, आशुतोष हों, इन सब को सुनने के बाद, पूरे चुनाव मैंने इनको बड़े करीब से देखा है, यशवंत रवीश जी हों, तो मेरा ये मानना है कि 400 पार जैसी परिस्थितियाँ देश में इस समय नहीं है। लेकिन इन सब के बातचीत के निचोड़ पे एक इस नतीजे पे मैं ज़रूर पहुंचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 272 के जादुई आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी। भाजपा की सरकार इस देश में पुनः बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या कोई और रहेगा, तो शक है कभी भी? हाँ, शंका की वजह है यशवंत, क्योंकि 272 से अभी 303 भारतीय जनता पार्टी है। अगर उससे नीचे आती है, 272 से नीचे जाती भाजपा, अगर खुद जाती है तो ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाएगी। वैसे में विपक्ष में जितने मुखर लोग मोदी जी के खिलाफ हैं, उससे ज़्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं जो आवाज़ नहीं, मतलब बोल नहीं पाते। उसकी ये वजह ये है कि मोदी इतने ताकतवर हो चुके हैं इन 10 सालों में, ये अपने विरोधियों को कुचलना वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को अपने इशारे पे अभी चला रहे हैं। संघ से अदावत पूरे चुनाव में उनकी चर्चा का विषय रही कि संघ और मोदी जी के बीच तालमेल नहीं है। वो चर्चा इसलिए शुरू हुई कि इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हमको अब संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। बहरहाल ये सब बातें तो दूर तक होती रहेंगी। इस पे अपन छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के चुनावों को हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है। आप भी पूरे लगभग 11 लोकसभा गए हैं, मैं भी 5-7 लोकसभा को देखा हूँ। तो मैं जिस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ में, जब देश के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव शुरू हुआ तो लगता था कि 11 की 11 इस बार अटल जी का सपना पूरा हो जाएगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था यशवंत, तो अटल जी ने, जब राज्य नहीं बना था तो जब उसके पहले का चुनाव जो था उसमें अटल जी ने कहा था कि आप 11 सीट मुझको दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। लेकिन 10-1 थे, 10-1 का आंकड़ा था। 2003 का इलेक्शन था, 2004 का लोकसभा था, तो पूरा नहीं हो पाया अटल जी का सपना। और कभी 9 कभी 10 बीजेपी रहती थी, लेकिन कांग्रेस को कभी क्लीन स्वीप भाजपा नहीं कर पाई। इस चुनाव में उम्मीद थी कि क्लीन स्वीप होगा, 4 तारीख को पता चलेगा क्लीन स्वीप होता है या फिर कांग्रेस रेस करती है। मैं एक चीज़ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जोड़ना चाहूँगा कि अगर देश का मिजाज एकदम कोई बदलाव के मूड में है तो छत्तीसगढ़ में 5, 6, 7, 8 इस टाइप की भी स्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही कि किसी के पक्ष में, चाहे वो मोदी लहर हो, चाहे राम मंदिर का लहर हो, चाहे कांग्रेस मतलब सत्ता विरोधी लहर जैसी कोई स्थिति नहीं है। समान टेम्पो पे इलेक्शन हुआ है, प्रत्याशियों पे एकदम सामान्य परिस्थितियों पे चुनाव हुआ है। और गर्मी एकदम स्टार्ट थी, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पोलिंग भी अन्य प्रांतों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पोलिंग परसेंटेज भी अच्छा है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट रिपीट किए, एक संतोष पांडे राजनांदगांव और दूसरा विजय बघेल दुर्ग में। बाकी सभी जगह नए प्रत्याशी दिए। कांग्रेस ने एक बीरेश ठाकुर को रिपीट किया है और दूसरा ज्योतिर्मयी की जो पत्नी है उनको रिपीट किया है। कांग्रेस ने भी नए उधर कांग्रेस ने रणनीतिक बड़ा बदलाव किया यशवंत कि अपने सारे बड़े नेताओं को उसने मैदान में उतारा। अब इसमें संयोग ये बना कि सारे बड़े नेता दुर्ग से हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव लड़ने गए हैं, वो पाटन विधानसभा से विधायक हैं। दुर्ग की राजनीति के बड़े चेहरे भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं। और देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, बिलासपुर लड़ लिए। तामदास साहू दुर्ग ग्रामीण से विधायक रहे, गृह मंत्री रहे, उन्हें महासमुंद लड़ा दिया गया। सरोज जी को कोरबा भेज दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति
जिसके केंद्र में इस समय कोई है दुर्ग है वो। तो वो दुर्ग जिला है। असर दोनों साइड दिखेगा, अगर हार गए तब भी असर दिखेगा, यहाँ के नेता जीत गए तो और ज्यादा असर दिखेगा। तो दिखेगा, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे जी। तो कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। उसकी एक बड़ी वजह थी कि आर्थिक संसाधनों से कांग्रेस की अभी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो पार्टी कुछ व्यवस्था जमा सके। तो जो प्रत्याशी सक्षम थे उनको मैदान में उतारा गया है। जी। बस्तर में कवासी लखमा, जांजगीर चांपा में शिव डहरिया, मतलब जो लड़ सकता हो, जी, जो अपने संसाधनों से परिपूर्ण हो, जी, उसको मैदान में उतारा। जी। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े 2 व्यक्तियों को टिकट दी गई। एक सरगुजा से जो शशि सिंह लड़ रही हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में 4,500-5 हज़ार किलोमीटर पैदल राहुल गांधी जी के साथ चली। देवेंद्र यादव उस यात्रा के सबसे बड़े सूत्रधार थे। जी। तो दोनों को अवसर मिला है। अब देखना है कि नतीजा क्या आता है। जी, परफॉर्मेंस क्या होता है इनका। अभी तक जो समझ में आ रहा है यशवंत जी, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में जी, 7-4 जैसी स्थिति है। 7-4 स्थिति मतलब 4 सीट कांग्रेस जीत रही है ऐसा नहीं है। 4 सीटों में कांग्रेस टक्कर में है। टक्कर मतलब घमासान टक्कर है, घमासान टक्कर है। जी। अगर देश का कोई वातावरण बदलेगा जी, तो इन 4 सीटों पे रिजल्ट आपको कांग्रेस के पक्ष में ही दिखेगा। जी। इसलिए बड़ी 7 सीट बीजेपी जीत गई है। 7 सीटों पे लगभग ये स्थिति है कि जीत का मार्जिन कम हो सकता है। जी, लेकिन जीत जाएगी। जैसे दुर्ग से विजय बघेल 4 लाख से पिछला चुनाव 2019 का जीते थे। जी। 4 लाख नहीं होगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, लेकिन 6-7 नहीं हो रहा है। 6-7 नहीं हो रहा है। ठीक है जी, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है पर रिजल्ट है। जी। तो एक तो मैं बता ही दिया। जी। तो इसी टाइप का सभी स्थानों पे है यशवंत। जी। 4 सीटों पे बेहद नजदीकी मुकाबला है। वो 4 सीट अपन बता देते कौन कौन से हैं? बता देंगे 4 सीट। एक राजनांदगांव को ले लीजिए आप, भूपेश बघेल वर्सेस विजय संतोष। जांजगीर चांपा जी, और कोरबा, जी, और आपका जो कवासी लखमा जी की सीट है बस्तर जी, की, बस्तर। ये 4 सीटों पे बेहद कड़ा मुकाबला है। जी। हालांकि कांकेर को भी बता रहे हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतरता है ना यशवंत, जी, तो आपको सब कुछ डूबा हुआ धीरे धीरे दिखता है। तो कांकेर में हालांकि कई लोग बोल रहे हैं कि कांकेर की सीट भी मुकाबले में है। जी। पर वहाँ संघ ने जिस तरीके से काम किया है, जी, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है तो कांकेर की स्थिति बिगड़ेगी। जी। ऐसा मुझे यानी ये कह सकते हैं कि जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े वर्सेस शिव डहरिया बहुत कांटे का मुकाबला है। आगे मैं आपको कारण सहित बताऊंगा यशवंत कि वो वजह क्या है जिसके कारण यहाँ मुकाबला कड़ा हुआ है। इन 4 सीटों पे बेहद कड़ा मुकाबला है जी। और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत की लगभग जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बस सर्टिफिकेट लेना बच्चे है, 4 जून गिनती बची है। 4 तारीख को जब गिनती होगा तो परिणाम सामने आ औपचारिकताओं के साथ है जी। तो शुरुआत करते हैं सरगुजा सीट से। सरगुजा सीट, चिंतामणि महाराज वर्सेस सरगुजा संभाग में 2 सीटें हैं जी। एक सरगुजा की है जी और दूसरा रायगढ़ सीट। तो मैं पहले सरगुजा में बात कर लूँ जी। सरगुजा में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सारी सीटें जीती थी जी। 18 की 18 सीटें जीत गई थी। और इस बार 2023 में जो विधानसभा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सारी सीट वापस सारी सीटें जीती हैं, वहाँ से छीन ली कांग्रेस से छीनी है जी। और सत्ता में भी वहीं से है, डिप्टी सीएम टीएस बाबा तक को हारना पड़ा। ठीक है ना जी। और सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज के रूप में एक प्रयोग किया। वहाँ चिंतामणि कांग्रेस की राजनीति में रहे, पूर्व विधायक रहे, उसके पहले भी अन्य दलों में भी रहे जी। और अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जो सीनियर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो टिकट के दावेदार थे, उन लोगों में स्वाभाविक नाराजगी थी। वो नाराजगी चिंतामणि महाराज को, उनका कोटा खा गया, उनका हक खा गए। हक आपको बता दूं कि देश में जो जिन 423 की कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 1/4 सीट दीगर पार्टी से आए लोगों को भाजपा ने उम्मीदवार बनाए हैं जी। मैं एक टीवी चैनल का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जी। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है
कि भैया आप दूसरी पार्टी से आए लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दे रहे हैं, हमारे लिए कम से कम 33% आरक्षण तो दे दीजिए। जी ये प्रदर्शन स्थिति गुजरात निर्मित में हो गई हुआ है। है, किसी बड़े टीवी चैनल ने नहीं दिखाया है। जी मैं लोकल एक दिन बैठा था तो लोकल चैनल पे वो खबर चली और ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। तो ये भाजपा कार्यकर्ताओं का की मनोदशा थी। जी दूसरी ओर अच्छा, अभी भी अंदर अंदर डर में भी है कि यार कांग्रेस के कल आ जाएंगे, उनको टिकट दे देंगे, कल आ जाएंगे टिकट। ये भाव लगातार चल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ा भय पैदा हो चुका आगे और ज़्यादा हो दिक्कत हो जाएगी। जी। जी दूसरा, कांग्रेस ने शशि सिंह के रूप में एक नया प्रयोग किया। उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह जोगी मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे और अभी जिला पंचायत की सदस्य भी हैं शशि सिंह। वहाँ जी संसाधनों से बेहद कमज़ोर थी। जी टीएस बाबा का भी अपेक्षित सहयोग इनको नहीं मिल पाया है। टीएस स्वास्थ्यगत बाबा कारणों से। अपने परिवार के में स्वास्थ्यगत कारणों से दिल्ली और दौरे पर है, मेडिकल अस्पताल उसमें रहे। जी तो कुल मिलाकर के शशि सिंह की स्थिति वहाँ बेहतर नहीं है। जी चिंतामणि महाराज तमाम उलझनों के बाद मुझे लगता है कि सुरक्षित हैं वो। सुरक्षित हैं। जी राधेश्याम राठिया वर्सेस मेनका देवी सिंह, रायगढ़ सीट। ये सीट काफ़ी रायगढ़ सीट में प्रत्याशी का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है यशवंत जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 बार वहाँ सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे वहीं से, जी है ना। उसी सीट की वजह से विधायक, मतलब रायगढ़ के पास वाली सीट से जी विधायक रहे। जी और दूसरा, विष्णुदेव साय का तो जो है वो है, जी ठीक है। वहाँ ओपी चौधरी अभी रायगढ़ से विधायक हैं। जी अपने राज्य में बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं जी, वित्त मंत्री। और छत्तीसगढ़ भाजपा का भविष्य भी ओपी चौधरी के आसपास है यशवंत। जी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, भरोसा भी बढ़ते जा रहा है। सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व का अटूट भरोसा उनके साथ है। और यूथ आइकन के तौर पे मैं पहले भी बोला हूँ कि ओपी चौधरी की पूरे प्रदेश में अपनी अलग भाजपा के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता भी भविष्य देखेगी। छत्तीसगढ़ की जनता सोचती है उनके विषय में जी कि काश ये हमको नेतृत्व देते। ये स्थिति ओपी चौधरी की है। भी ये लोकप्रियता को ओपी चौधरी कितना कायम रख पाएंगे जी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी जी, इनकी निजी प्रतिष्ठा उस सीट पे है। तो रायगढ़ में भी मेरा ख्याल है कमल खिलेगा जी। और हालांकि वहाँ मेनका देवी सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, वो बेहद व्यवहारिक हैं जी, पेशे से चिकित्सक हैं जी, तो उनका समाज में अपना वजूद है यशवंत जी। तो आपको वोट कांग्रेस को मिलता दिखेगा जी पर रिजल्ट की स्थिति रायगढ़ में जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है क्योंकि मुख्यमंत्री और चौधरी जी का दोनों का प्रतिष्ठा वहाँ दांव पे है। जी। दोनों ने पूरी ताकत और ऊर्जा झोंक करके जी वहाँ रायगढ़ में जी चुनाव लड़ा है। जांजगीर चांपा सीट पे आते हैं, कमलेश जांगड़े वर्सेस शिव कुमार डहरिया। यहाँ पे मुकाबला जांजगीर चांपा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेहद सम्मान से महिला कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है यशवंत जी। और कांग्रेस ने अपने मतलब पूर्व मंत्री बहुत वजनदार मंत्री रहे शिव डहरिया, नगरीय निकाय का विभाग उनके पास पिछले उसमें रहा जी। तो शिव डहरिया का मुकाबला जो है कमलेश जांगड़े के साथ है जी। जांजगीर चांपा में सबसे बड़ा फैक्टर जो है यशवंत बहुजन समाज पार्टी का है जो उस पर मैदान में नहीं दिए। मैदान में रही भी होगी तो नामनेल उसके नाम उसके प्रत्याशी के नाम की चर्चा मुझे तो याद भी नहीं कि वहाँ कोई प्रत्याशी कोई दिखा भी है। काशीराम जी के जो बसपा के संस्थापक रहे हैं उनकी भूमि जांजगीर चांपा रही है यशवंत। मतलब जांजगीर चांपा में काशीराम जी ने बहुत काम किया। उसका नतीजा ये था कि दाऊराम रत्नाकर जी जब चुनाव लड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे होती थी, दूसरे नंबर पे दाऊराम रत्नाकर होते थे, परसराम भारद्वाज पहले नंबर पे होते थे। मतलब इतनी सशक्त सीट है। मतलब पिछले 2019 के इलेक्शन में 1.5 लाख के आसपास वोट बसपा को वहाँ मिला है और विधानसभा चुनाव में जब इनका वोट शेयर बढ़ जाता है और सीटें भी जयजयपुर वगैरह सबसे सीटें भी विधायक भी पामगढ़ जयजयपुर जैसी सीटों पे तो बसपा वहाँ प्रभावशाली है। अभी जो पूरे देश में एक वातावरण विपक्ष ने बनाया कि देश का संविधान बदला जाएगा और वो आरक्षण को जो खत्म करने की बात हुई तो इसका असर उस वर्ग पे पड़ा है यशवंत।
और बसपा का वोट जहां कांग्रेस सीधे सिंबल पे लड़ रही है, कांग्रेस को मिलेगा, ट्रांसफर हो गया है। अच्छा जी, वोट मिल गया। ये बड़ा मतलब पूरे उसमें पूरे shifting देश का के जो- इलेक्शन में वोट शिफ्टिंग का जो फार्मूला है। जहां मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, जहां बसपा नहीं है और कांग्रेस अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, तो वहां बसपा का वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो रहा है। जी आप राजनांदगांव जब जाएंगे तो डोंगरगढ़ में जो समुदाय है, एससी एससी सीट, जो एससी आरक्षण में जो सीट है, 28,000 वोट है महार यशवंत, समाज। जो अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। जी तो कहीं ना कहीं ये भाव मतलब संविधान और आरक्षण को लेकर के ये समाज मुद्दा रहा उन इलाकों में, बड़ा मुद्दा रहा है। जी इसका असर आपको जानकर भली बाद चांपा में मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना पड़ा कि कोई भी आरक्षण नहीं होगा, बदले नहीं जाएंगे। जी, मतलब संविधान दूसरे नहीं चरण बदला में जाएगा। सफाई देना शुरू किए कि हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो जी। ये स्थिति कुल मिलाकर रही है। अच्छा मुकाबला है, बहुत टाइट मुकाबला है यशवंत। जी यहाँ अगर देश में कोई वातावरण बदला है तो जांजगीर चांपा कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जी लेकिन अगर कोई हवा मोदी जी के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में, तो जी, फिर सभी ये सीट जगह भी कमल खिल जाएगा। जी। जी कोरबा सीट सबसे ज्यादा चर्चा इस पे भी होती रहेगी, सरोज पांडे कोरबा जी का की क्या हो सीट रहा को है? लेकर के ज़्यादा रुचि दुर्ग भिलाई हमारे जैसे लोगों को भी है, जी क्योंकि हमारे बीच के हमारी नेता, हमारे मतलब हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी सरोज पांडे जी, हमारी सांसद, मेयर, सांसद, विधायक, एक समय में वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं जी और पूरे हौसले के साथ लड़ रही हैं। जी मतलब सरोज जी ने जब से टिकट डिक्लेयर हुई, मैं आज तक मिलने की 2-3 कोशिश की हूँ, मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब इतनी व्यस्तता कोरबा में उनकी रही। जी तो बहुत मेहनत उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी को एक सूत्र में बांध करके वो मैदान में रहीं जी और महंत जी के परिवार की प्रतिष्ठा के साथ उनकी लड़ाई है। जी ज्योत्सना महंत वहाँ पे नहीं जो कोरबा का पाली थाना, कार, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, ये वाला जो इलाका है यशवंत, ये आदिवासियों से मतलब आदिवासी वर्ग के लोग वहाँ ज़्यादा हैं जी, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना प्रभाव है। भरतपुर सोना जैसे इलाका है, मतलब आप पाली ताना खार में उनके हीरा राम मरकाम जी के बेटे अभी विधायक भी हैं जी। तो ऐसी स्थिति में गुणवाना का कैंडिडेट भी वहाँ लड़ रहा है, पर बहुत प्रभावी तरीके से इस बार नहीं लड़े हैं जी। अब वो महंत जी से सेट हुए हैं कि सरोज पांडे जी उनको मैनेज करने में सफल रही हैं। ये रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। जीत का मार्जिन यहाँ 25,000 से कभी ज़्यादा नहीं रहा है। जैसे अपना भिलाई शहर है ना जी, वही भिलाई शहर बसाया हुआ शहर है जी, यहाँ उद्योग है, वहाँ कोरबा भी बसाया हुआ शहर है, उद्योग नगरी है जी, औद्योगिक नगरी है, व्यापारिक संस्थान वहाँ बड़े पैमाने पे हैं, बड़े उद्योग हैं जी, माइंस का बड़ा काम है जी। तो कोरबा की मानसिकता, वोट देने की मानसिकता भी और दूसरी जगह से अलग है। महंत जी का परिवार वहाँ शुरू से सक्रिय रहा है, खुद चरणदास महंत जी रहे, अभी उनकी पत्नी है, महंत जी के पिताजी भी वहाँ राजनीति में सक्रिय रहे, शाहूलाल जी महंत। तो प्रतिष्ठा और सरोज जी के नाम की लोकप्रियता, ये दोनों वहाँ पर भिड़ी हुई हैं जी। बहुत कांटे का मुकाबला है यहाँ लोग जिस हिसाब से बात करते हैं कि अगर एक सीट कोई कांग्रेस जीतेगी तो वो कोरबा जीतेगी, ये लोगों का कहना है, ये तक बात हो रही। तो कोरबा में अच्छा मुकाबला है जी, और मुझे लगता है कि नतीजे पे का आने का इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी जी जी। 50-50 मान के चलते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। बिलासपुर सीट तोखन साहू वर्सेस देवेंद्र यादव। बिलासपुर सीट जी की कहानी तो बड़ी रोचक होते जा रही है यशवंत जी। सामाजिक समीकरण पे आप नज़र दौड़ाएंगे जी तो तोखन साहू बहुत भारी हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी वहाँ संगठित तरीके से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर काफ़ी मजबूत है वहाँ। अरुण साहू जो अभी डिप्टी सीएम है, मुंगेली से विधायक भी हैं, ये मुंगेली बोल रहा हूँ, मुंगेली जिले तखतपुर से विधायक हैं, नहीं मुंगेली जिला आता तखतपुर में जी, है ना जी, विधायक हैं, उनको सीट पे गए थे हम लोग, तो उनकी भी अपनी प्रतिष्ठा है जी, और सांसद भी रहे इसके पहले 2019 में वहाँ से। साहू समाज की लगभग परंपरागत सीट जैसी हो चुकी है जी, पिछले 3 चुनाव से समाज को वहाँ प्रतिनिधि मिल रहा है। लखनलाल साहू, अरुण साहू, अभी तोखन साहू जी साहू।
कांग्रेस ने वहाँ एक प्रयोग किया कि यादव समाज या यशवंत यादव समाज जो है 1 से 1.5 लाख के बीच का यादव समाज है यशवंत वहाँ। और जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कांग्रेस ने अपनाई, वहाँ यादव समाज को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। एक वहाँ के पार्षद भी थे जो अभी भारतीय जनता पार्टी में, विष्णु यादव जी, पार्टी में शामिल हो गए, विष्णु यादव जी। तो उनके नाम की भी चर्चा थी। पर पार्टी ने ये सोचा कि वो मजबूत नहीं होंगे क्योंकि संसाधनों से कमज़ोर पड़ते जी। तो राहुल गांधी की व्यक्तिगत पसंद के कारण जी देवेंद्र यादव को वहाँ पार्टी ने उतारा जी। और देवेंद्र यादव ने पूरे चुनाव के दरमियान बहुत आक्रामक तरीके से जी और अपने खुद की टीम के साथ, जी। कांग्रेस का संगठन वहाँ बेहद कमज़ोर है जी बिल्कुल, बड़े नेता नजर नहीं आ रहे थे ना, बड़े नेता साथ भी नहीं दे रहे थे। जी। तो देवेंद्र ने अपने NSY यूथ कांग्रेस इस सब की टीम को लेकर के अच्छे प्रबंधन के साथ जी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। जी बिलासपुर का जो यूथ है वो देवेंद्र की तरफ झुकता भी दिख रहा है। जी। तो बहुत अच्छा मुकाबला है। जी। पर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं भी चीज़ को महसूस कर पाया वो उस इलाके में गया तो टोकन की स्थिति बेहद स्ट्रांग है। जी। बिलासपुर प्रॉपर जो विधानसभा है वहाँ अमर अग्रवाल जी भी हैं, बिल्हा में धर्मलाल कौशिक भी हैं जी। वो अपने राजपूत विधायक भी हैं जी। सुशांत सुशांत शुक्ला जी। तो ऐसे तमाम बड़े लोग भाजपा के वहाँ पर हैं। जी। तो एक तरीके से देवेंद्र लड़ाई बहुत अच्छा है। धर्मजीत सिंह धर्मजीत जी भी हैं जी। तो ऐसे बड़े मजबूत नेताओं के बीच देवेंद्र का मुकाबला हुआ है। देवेंद्र ने अपना जौहर दिखाया है जी। अब रिजल्ट तक इंतजार करें, लेकिन यहाँ भाजपा के पक्ष में मेरे को ज़्यादा माहौल नजर आ रहा है, माहौल भी है और चर्चा भी भाजपा की जी ज़्यादा है जी। देवेंद्र का मुकाबला मोदी लहर से था, देवेंद्र का मुकाबला साहू समाज, सारी चीज, देवेंद्र का मुकाबला तमाम दिग्गज नेताओं से। चुनौतियां देवेंद्र के पास ज़्यादा थी। एक तो भिलाई से बिलासपुर गए तो बाहरी का आरोप लगा। वो शिफ्टिंग का जी आरोप तो खड़ा ही था जी, लेकिन देवेंद्र ने वहाँ चुनाव लड़ा है जी, बहुत दबा के चुनाव लड़ा है जी, प्रभावित करने वाला चुनाव। लोग मिलते तो चर्चा करते हैं यार देवेंद्र चुनाव तो अच्छा लड़ रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस दिख रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज नजर आ रही है, तो हारेगा कैसे, ये लोग सवाल करते थे। नहीं, हारने की वजह कोई प्रचार तंत्र नहीं होता है यशवंत, लोगों के मत में रहता है, वो लोगों के दिमाग में रहता है जी कि वो उसको क्या करना है, दे दीजिए जिसको देना था जी। 4 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव अगली सीट है, संतोष पांडे जी वर्सेस भूपेश बघेल। राजनांदगांव की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है यशवंत कि वहाँ भूपेश बघेल चुनाव लड़ने गए हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में 5 साल मुख्यमंत्री रहे जी और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, काम किया है, अपने आप को स्थापित किया है। अभी उनके बराबर का कोई लीडर जी कांग्रेस में नहीं है जी, जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो आगे नहीं आ पाए। ध्रुव चुनाव लड़ने की बजाय वो राजनांदगांव लड़ना ज़्यादा बेहतर रहा। उसकी वजह भी यही थी कि राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा में 5 कांग्रेस के विधायक हैं और 2 जिला भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में वहाँ पर बनाया, एक खैरागढ़, एक मानपुर मोहला जी। तो सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद भूपेश बघेल ने उस सीट का चुनाव किया जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यशवंत, भूपेश बघेल के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि संतोष पांडे चूँकि ब्राह्मण हैं और वहाँ OBC वोटरों का ध्रुवीकरण अगर हो जाए जी तो जीत आसान हो जाएगी भूपेश बघेल जी की कि OBC को कलेक्ट कर लें, साथ लेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। दूसरा, भूपेश बघेल जी ये नहीं सोचे थे कि वहाँ जाने के बाद पीछे से महादेव का तांडव होगा जी, महादेव बुक का उसी समय अपराध दर्ज हुआ। तो दूसरा, मोहम्मद अकबर और नवाज खान नाम का जो पिंड है जी, जो विधानसभा में, वो पिंड भी भूपेश बघेल जी के पीछे भूत की तरह रहा जी। मतलब संघ ने जिस तरीके से प्रचारित किया वहाँ कवर्धा में कि भूपेश बघेल अगर राजनांदगांव जीत जाते हैं तो कवर्धा में मोहम्मद अकबर फिर स्थापित हो जाएंगे और राजनांदगांव जिले में नवाज खान का ही जी एक छत्र साम्राज्य होगा जी। तो हिंदू वोटों का वहाँ ध्रुवीकरण होता जी दिख रहा है जी।
वहाँ जो 4 विधानसभा मेरे समझ में जो है यशवंत, जी मानपुर मोहला, जी डोंगरगांव, खुज्जी जी और डोंगरगढ़। डोंगरगढ़, ये 4 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस बेहतर करती उनके विधायक भी हैं। दिखती है। जी लेकिन मानपुर मोहल्ला को छोड़ दें तो कांग्रेस की बड़ी लीड कहीं नज़र नहीं आती है। मैं जितने लोगों से भी मानपुर मोहल्ला में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जी उनसे बात किया तो सारे लोगों को कहना है कि कांग्रेस बड़ी लीड की तरफ बढ़ रही है। मानपुर मोहल्ला में 25-20-25 इस टाइप का बड़ा है। मोहल्ला मानपुर में लीड मिल जाएगी ठीक ठाक। ये ऐसा जी लोगों का मानना है। एक सीट सब चुनाव जीत जाएंगे। एक सीट से नहीं जीतते यशवंत, लेकिन संतोष पांडे जो लीड ले रहे हैं यशवंत, प्रॉपर राजनांदगांव शहर, जी राजनांदगांव विधानसभा, कवर्धा की दोनों सीटें। कवर्धा की दोनों सीटें, जी खैरागढ़ भी अच्छा बेहतर स्थिति में है। विक्रांत मेहनत की वहाँ पे। विक्रांत भी नहीं, कोमल जंगेल भी मेहनत किए, सारे लोग वहाँ मेहनत किए और भाजपा की बड़ी लीड होती है यशवंत। जी कवर्धा, पंडरिया और राजनांदगांव, ये बड़ी लीड है। इसको अब कैसे कांग्रेस किस विधानसभा की लीड को कहाँ से बराबर करेगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। जी वहाँ भी कुल मिला के चुनाव अच्छा है। जी भाजपा ही गेज पे है। जी भाजपा लीड पे है वहाँ पे। जी तो दाऊ जी के लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, मुश्किल दिख रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम तक हमको इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना चाहिए। जी मुकाबला रोचक भी रहा है, जी लेकिन भाजपा लीड नजर आ रही है। जी अगली सीट हम दुर्ग पे आखिरी बात करेंगे। रायपुर पे बात करते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्याय। क्लियर है यशवंत? रायपुर के पहले मैं महासमुंद की चर्चा करता हूँ। बिल्कुल श्योर। महासमुंद रूप कुमारी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। जी ताम्रध्वज साहू। भाजपा ने पहली बार साहू और कुर्मी से इतर जाकर के अघरिया समाज की महिला प्रत्याशी को अवसर दिया है। जी रूप कुमारी चौधरी वहाँ जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रही हैं, विधायक भी रही हैं, तो उनकी एक पहचान है। जी आधी आबादी महिलाओं की है, तो उनको नेचुरल टिकट मिलने से वो लोग उनसे जुड़ रहे हैं। मेहतारी बंधन का असर भी दिखेगा आपको। मेहतारी बंधन का तो सभी जगह दिख रहा है। मैं बाद पे इशू भी बात कर लेंगे। ताम्रध्वज साहू जी को दुर्ग से महासमुंद ले जाने के पीछे की वजह सिर्फ ये थी यशवंत कि महासमुंद में साहू समाज का बाहुल्य प्रभावशाली वोटर हैं। अगर समाज एकजुट हो गया, संगठित हो गया और अपने समाज के पक्ष में अगर मतदान कर दिया, तो वहाँ फिर कोई भी समीकरण, कोई भी लहर काम नहीं करता यशवंत। अब देखना ये है कि महासमुंद में साहू समाज क्या ताम्रध्वज साहू के पक्ष में एकजुट हुआ है। ताम्रध्वज साहू जी की नाराजगी को लेकर के समाज में बड़ी बड़ी बात हुई बीरनपुर कांड के बाद। तो क्या वो नाराजगी दूर करने में ताम्रध्वज साहू सफल हो गए? अगर समाज की नाराजगी दूर कर दी है, समाज एकजुट हो गया है, तो रिजल्ट ताम्रध्वज साहू के पक्ष में आएगा। अन्यथा ताम्रध्वज साहू जी को वापस दुर्ग आना पड़ेगा। ये बड़ी क्लियर पिक्चर है। क्लियर पिक्चर है वहाँ पे, तो ये सीट क्लियर है। जी जी यहाँ पे भी मुकाबला ठीक ठाक है, मतलब बोल सकते हैं। जी अगर साहू समाज साथ दिया तो ताम्रध्वज साहू, वरना बीजेपी लहर में भारतीय जनता पार्टी रूप कुमार कमल खिल जाएगा। कमल खिलेगा। जी बस्तर सीट महेश कश्यप वर्सेस कवासी लखमा। ये पहले चरण का मतदान हुआ था यशवंत यहाँ पर 19 अप्रैल को हुआ था मेरा ख्याल है पहले चरण का 19 अप्रैल। मोदी जी भी आए थे। देखिए यशवंत, वहाँ कवासी लखमा को मैदान में उतारने के पीछे वजह सिर्फ ये थी जी कि कवासी लखमा जन जन के बीच हैं और उनके नाम को लेकर के कोई बहुत बड़े प्रचार उचार की जरूरत पार्टी को नहीं होगी। कवासी लखमा का नाम वो मतलब बस्तर का आम आदमी कवासी लखमा से जानता है। कवासी लखमा खुद भी लोगों को इंटरेक्ट करते हैं अपनी तरफ और साधन संपन्न हैं जी। और चुनाव बड़े बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़ा, कई बार विवाद में भी रहे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एक नया प्रयोग किया। किसी परिवार को टिकट देने के बजाय एक सामान्य से जिलाध्यक्ष को टिकट दिया। ये बस है ना, महेश कश्यप सरपंच से ऊपर का चुनाव कभी नहीं लड़ा, लेकिन लोकसभा लड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े भाजपाई वहाँ सभा हुई। तो माहौल बहुत पहले चरण का था, तो 400 पार का नारा भी वहाँ पर लहर दिख रही थी। लहर रही हो ना रही हो, लेकिन लहर को बनाने की कोशिश का चुनाव था वो जी।
तो इस माहौल में चुनाव हुआ। दूसरा, नक्सली घटना भी उस मतदान के पहले हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली इनकाउंटर में मारे गए थे। जी तो उस दहशत का असर भी जी वहाँ पर मतदान में दिखा। कांकेर से पहले हुआ था, कांकेर सेकंड फेज में। हाँ। जी, इस पे अच्छा नहीं, इस पे बस्तर में नहीं था। एक यहाँ पे भी कुछ लोग थे, मतलब उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। घटना हुई थी, जी, क्योंकि घटना मेरे को लगातार ध्यान आ होती रहा रही है। है। जी तो कुल मिलाकर के जी वहाँ ग्रामीण अंचल में वोटिंग कम हुई है। शहरी जो जगदलपुर जैसे शहर हैं, जी वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हुई है। तो भाजपा के पक्ष में जी सीट जाती दिख रही है। जी पर यह है कि अगर कोई हवा है जी तो हवा भी कवासी लकमा को जिता सकती है। जिता सकती है, लेकिन वरना ये सीट तो बीजेपी के खाते में दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे 8 सीटों में लोकसभा की 5 सीट में बीजेपी है वहाँ पे विधानसभा में, तो उन्होंने भी मेहनत काफ़ी की है। कवासी लकमा अपने आप में ब्रांड है यशवंत, कुल मिला करके। अब वो देखो परिणाम क्या होता है। ठीक है, कांकेर एक सीट है, भोजराज नाग वर्सेस वीरेश ठाकुर। वीरेश ठाकुर के साथ सिंपैथी है, फिर भोजराज नाग को लोग यशवंत, कांकेर में वीरेश ठाकुर पिछला जो चुनाव था 2019 का लोकसभा, उसमें 6000 वोट से जी वो लोकसभा हारे थे। उसके बाद से लगातार सक्रिय भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जो धर्मांतरण के विरोध में जी मोर्चा खोल के रखे हैं आदिवासी नेता भोजराज नाग, जी संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े इकाइयों के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं। जी तो भोजराज नाग को अवसर दिए। जी भोजराज नाग के लिए तमाम यहाँ से अपने भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जी उनके चुनाव के प्रभारी रहे। जी तो संगठित चुनाव था, प्रबंधकीय चुनाव था। जी तो भोजराज नाग, आप जब खुले दृष्टि पे जाएंगे तो भोजराज नाग मजबूत दिखते हैं, जी और जब अंदर आप बस्तर के कांकेर के उसमें जाओगे जी तो आपको वीरेश ठाकुर की मौजूदगी, प्रभावशाली मौजूदगी दिखती है। वीरेश ठाकुर के परिवार की अपनी प्रतिष्ठा है, एकदम कांटे की लड़ाई आप मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर कांग्रेस ही ये चीज़ बोल रहे कि एक सीट हमारी फिक्स है, तो वो एक सीट कांकेर बताए। नहीं, वो देखो कांग्रेसियों का भाव आप समझिएगा जी, आप राजनांदगांव में जब भूपेश बघेल के समर्थकों से बात करेंगे, वो तो दाऊद जी से बोलोगे कि आप एग्जिट पोल में तो 10-1 दिखा रहा है, तो एक नांदगांव भी है। अच्छा, वही चीज़ कांकेर में बोल रहे हैं, वही चीज़ जांजगीर में बोल रहे हैं, वही चीज़ कोरबा में बोल रहे हैं। तो अब वो एक सीट किसकी है ये देखने वाली सीट किसकी है ये बाद में पता चलेगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ यशवंत, अगर देश का कोई वातावरण बदला है तो छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं रहेगा। जी कम से कम 3-4 सीट कांग्रेस जहां मुकाबला दिख रहा है आपको, जी वो सीटें जीत लेगी। जी और कोई हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो 11 की 11 भी भाजपा ले जा सकती है, ये इसमें कहीं जी, इसमें बिल्कुल। एक रायपुर सीट है, ब्रिजमोहन अग्रवाल वर्सेस व्यास उपाध्याय। रायपुर सीट ऐसी है यशवंत की, जी रायपुर सीट में जीत उत का बात नहीं हो रहा है, हार जीत का कोई मसला नहीं है, लीड पे ही बात कर रहे हैं। केवल लीड पे चर्चा हो रही है यशवंत। भैया 2 लाख 3 लाख 5 लाख ब्रिजमोहन अग्रवाल को 5 लाख से ऊपर लीड मिलेगी, 6 लाख, क्योंकि पिछला चुनाव 2019 का ब्रिजमोहन के मित्र हैं सुनील सोनी जी, जो मेयर रहे रायपुर से, उनको लड़ाया तो वो भी 4 लाख, मतलब प्रदेश में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। जी तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का जितना बड़ा नाम है ना यशवंत, जी, तो लीड कितनी बड़ी होगी इसकी चर्चा हो रही है। चलिए फिर ठीक है, ये सीट हम बीजेपी मान लेते हैं। दुर्ग सीट जहां हम बैठे हैं, विजय बघेल वर्सेस राजेंद्र साहू। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के आपने शुरुआत में हिंट दे दिया था। जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यशवंत विजय बघेल एक बड़े नाम बन चुके हैं जी। 2023 में जो चुनाव हुआ उसमें उनको घोषणा पत्र का संयोजक बनाया गया था। मास्टर स्ट्रोक महतारी वंदन वही लगाए, धान वाला भी लेके आए। भूपेश बघेल, मेरे को ध्यान है जिस समय विधानसभा की टिकट पत्र थी तो पाटन से पहली लिस्ट 2-2.5 महीने पहले जी भाजपा ने जारी कर दी थी जी, और उस दिनों बिलासपुर में बैठक लेने गए थे। तो मेरे फ़ोन में विजय बघेल से बात हुई है, मैं कहा विजय भैया बधाई आपको, कहा चीज़ की बधाई है, अरे हो घोषणा हो गया का। तो विजय बघेल जी अनजान थे, लेकिन पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और बहुत घनघोर चुनाव हुआ था, हम लोगों ने देखा है वो चुनाव। लीड भी भूपेश बघेल की कम हो गई, जीत भले गए, लेकिन यादगार चुनाव रहा। तो विजय बघेल का राजनीतिक कद बहुत ऊंचा हो चुका है यशवंत जी, और उनको दोबारा मैदान में उतारा गया है, तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के उतारा है। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि मैं आपको टोकता हूँ, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, विजय बघेल का छत्तीसगढ़ की भाजपा की राजनीति में भविष्य उज्ज्वल है यशवंत जी।
विजय बघेल चुनाव तो जीत रहे हैं ऐसा मेरे को लगता है, जी क्योंकि राजेंद्र साहू कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जी राजेंद्र साहू ग्रामीण में बहुत अच्छा किए हैं, जी। लेकिन शहर में बड़ा गैप जो है ना यशवंत, वो राजेंद्र साहू को जीतने से रोक रहा वो है। कौन कौन सी सीट है? एक वैशाली नगर की सीट है, जी पिछले बार 60-65 हज़ार ठीक ठाक लीड लीड विजय मिली बघेल की थी। इस बार वो जाएगी लीड 75-80 के आसपास। विधायक रिकेश सिंह का टारगेट है 1 लाख पार। ये विधायक जी हैं, वो तो वो बोल 1 लाख देंगे। का 1.5 भी बोल सकते हैं वो, जी तो उस पर मैं नहीं जाता कि वो कितने का दावा किए हैं, जी लेकिन विजय बघेल की बड़ी लीड वैशाली नगर में जा रही है। जी। दूसरा भिलाई नगर में है, कांग्रेसी नजारा दे रहे हैं वहाँ तो। उसकी वो 2 बड़ी वजह है यशवंत, दोनों जगह जो बड़ी लीड आपको दिख रही है। जी एक तो देवेंद्र यादव चले गए थे कहाँ, बिलासपुर चुनाव उनके पूरे लड़ने, भिलाई नगर समर्थक बिलासपुर शिफ्ट। और वैशाली नगर में दाऊ जी के समर्थक है। दाऊ जी के समर्थक नहीं है यशवंत, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मुकेश चंद्राकर, जी वैशाली नगर से विधानसभा के चुनाव भी रहे। हारने के बाद 52,000 वोट उनको मिला है, ठीक है, तो वोट कम नहीं है। जी लेकिन उनके पिताजी का निधन हो गया था, पारिवारिक शोक था। मुकेश चंद्राकर जी के, जी तो वो गांव में व्यस्त थे, जी 8-10 दिन उनका उसी में निकल गया। उसमें समय निकल गया। जी और राजेंद्र साहू इन दोनों विधानसभा को लेकर के कोई, राजेंद्र साहू के पास स्ट्रेटेजी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जी मतलब मैं समझता हूँ कि हाँ, मतदाताओं से वोट का निवेदन भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता जाके किया होगा, ऐसा मुझे। कई बूथ में पर्ची तक नहीं बटी बता रहे थे। जो प्रत्याशी की ओर से पर्ची जाती है वोटिंग से बड़ी गंभीर स्थिति कांग्रेस की 2 विधानसभा में है। जी दूसरा, शिवनाथ से खारून तक जी ये जो हाईवे के दोनों किनारे है ना, विधानसभा सीटें जो है भिलाई 3, कुम्हारी से लेकर के भिलाई 3 हमारी, आपका पाटन, भिलाई 3, आपका हिवारा है ना, तो ये बड़ा जो गैप है ना यशवंत, इसको कहीं मेकअप करते मेरे को कांग्रेस का कैंडिडेट दिखने हाईवे किनारे की जो सीटें मैं हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कांग्रेस के लोग खुश भी हो सकते हैं जी कि शाहजहाँ बेमेतरा जैसी विधानसभा में राजेंद्र साहू ने अच्छा काम किया है, जी और उसका नतीजा भी आपको उसमें दिखेगा। बिल्कुल। पर रिजल्ट राजेंद्र साहू के पक्ष में जा रहा है ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं लगा। अच्छा, एक चीज बातें और कर रहे हैं लोग कि राजेंद्र साहू का भविष्य 2028 में नजर आ रहा है। लोग ये बातें कर रहे हैं, चुनाव हारे जीते अपनी जगह है, लेकिन 2028 में एक सीट श्योर है जो वहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजेंद्र साहू बेहद ग्रास रूट के वर्कर दुर्ग हैं। शहर की बात कर रहे हैं। जी पहले मेयर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, जी विधानसभा चुनाव भी स्वाभिमान मंच से उन्होंने लड़ा, जी और बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, चाहे दुर्ग शहर हो चाहे दुर्ग ग्रामीण हो। दुर्ग लोकसभा। पिछले लोकसभा में भी वो बड़े बड़े दावेदार थे, जी लेकिन प्रतिमा चंद्राकर को मैदान में उतारा गया था। जी राजेंद्र साहू थोड़ा सा बेडलक हो जाते हैं इस मामले में जी कि टिकट का टाइम उनके लिए ठीक नहीं है। जी ये पार्टी की समय, जो स्थिति है। हाँ, ये समय टिकट का नहीं था, जी लेकिन राजेंद्र साहू लड़े, जी और लड़े भी इस भाव से कि कल जब बात आएगी तो कांग्रेस के बुरे वक्त में पार्टी ने उम्मीदवार बना रही है, और इनकार करें या पीछे हटें, कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाता। राजेंद्र साहू ने बड़ा मन दिखा करके पार्टी का उम्मीदवार बनना स्वीकार किया, अपने संसाधन से चुनाव लड़े, और अपने संसाधन से राजेंद्र साहू चुनाव लड़े हैं। जी और अगर थोड़ा सा चीज़ों को मतलब प्रबंधन इनका ठीक हो जाता तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला आपको अच्छा देखने को मिलता। जी मैं यशवंत पाटन गया था, पिछले 2 विधानसभा में पाटन का चुनाव संचालन राजेंद्र साहू के जिम्मे रहा है, जी लेकिन पाटन में भी राजेंद्र साहू को कोई बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है ऐसा मुझे जी नहीं लग रहा है यशवंत। मैं तो 3-4 बार पाटन गया हूँ, मतदान के दिन भी पाटन गया था, जी पूरे विधानसभा में दक्षिण पाटन, उत्तर पाटन, लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ कि राजेंद्र साहू के पक्ष में कोई चीज़ें काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो पूरी 11 सीटों पर बातें हो गई है, और मुझे लगता है कि एक एक सीट पर डिटेल में जाकर हमने बातचीत की कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं तो क्यों चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा 50-50 का मामला है, यानी कि कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर क्यों है, और कांग्रेस कौन सी सीट में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, तो उस पर भी लगभग बात होगी। 6 सीटें बीजेपी क्लियर जीतते हुए नजर आ रही अभी तक के हिसाब से 11 सीटों में। बाकी जो 5 सीटें हैं वहाँ पे 50-50 का मुकाबला है। कांग्रेस अगर जीते तो 4 सीटें जीत सकती है। 4 सीट। अगर देश का कोई वातावरण बदला है, जी, कोई मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं है, जी
और सत्ता विरोधी लहर है। जी। तो कांग्रेस 4 सीट जो जहां कांटे की टक्कर आपको दिख रही है वो जी। सीट क्लियर हो जाएगी। और 2 सीटों में लगभग जीत की ओर भी नजर आ रही है पार्टी है, तो 2 सीट भी हो सकती है। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आएंगे 4 जून को, उस दिन जो आंकड़ा होगा 11 सीटों में 7-4 या 9-2 बोल सकते हैं, 11 की 11 भी या फिर 11 की 11 सीटें। 3 चीजें हो सकती हैं, 7-4 या 9-2 या फिर 11 की 11 सीटें, 11-0, यानी कि 7 सीट बीजेपी अगर उस फार्मूले पे गए तो 4 सीट कांग्रेस, इसके अलावा 9 सीट बीजेपी 2 सीट कांग्रेस दूसरे फार्मूले में, या फिर 11-0, 11 सीट बीजेपी कांग्रेस 0, ऐसा भी हो सकता है। हमारा आकलन था, हमारी रिपोर्ट्स थी, हमारे तमाम सोर्स के माध्यम से ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। हो सकता है कुछ लोगों को ये रिपोर्ट पसंद ना आए, कुछ समर्थकों को पसंद ना आए कि भैया आप तो, सवाल पसंद और नापसंद का नहीं है। हकीकत तो यही कह रही है। आप ये बताइए मेरे को कि 4 जून को निर्वाचन आयोग ने उतने बड़े गिनती का प्रोग्राम रखा है। जी ईवीएम मशीन जिसको गोपनीय मतदान है जी उसको खोल के गिनेगी, जी। है ना। तो हम लोग कौन होते हैं कि रिजल्ट बताने वाले कि ऐसे ही होने वाला है, इसलिए हम परिणाम पे नहीं जा रहे हैं। जी। जैसा आपका आंकलन है कि फलाना जीत सकता है, फलाना हार सकता है, वैसे ही हम लोग तमाम रिपोर्ट्स के आधार पे हमारा आकलन है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हमारी एक्यूरेसी लगभग ठीक ठाक थी, तो इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि एक्यूरेसी भी ठीक ठाक हो सकती है। बाकी आप किसी के मन को ठेस पहुंचाने का इरादा करते हमारा कतई नहीं है जी। और हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके हिसाब से कौन कौन सी सीट है जिसे बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।